आज हम लोग संसद का अगला हिस्सा देखें, है ना। ये अगला जो हिस्सा हमारा है वो है संसद का कामकाज, है ना। संसद का क्या कामकाज, इसके लिए इंग्लिश शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, है ना। बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से अपना काम करती है, किस तरीके से बिजनेस करती है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करें। लेकिन वो बातचीत करने से पहले हम लोग समझें एक चीज कि संसद का जो काम काज होता है, जो प्रत्येक दिन जो संसद में बैठक लगती है, समझ रहे हैं, वह बैठक को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक्चुअली जो प्रत्येक दिन का जो बैठक होता है उसी को अधिवेशन कहा जाता है। जब भी संसद एक्शन में हो, संसद अपना खुल रही हो, संसद में अपना कामकाज चल रहा हो, तो प्रत्येक दिन के बैठक को अधिवेशन कहा जाता है, समझ रहे हैं। तो देखिएगा संसद का जो अधिवेशन है, अधिवेशन समझ रहे हैं, प्रत्येक दिन का बैठक, प्रत्येक दिन का कामकाज, वो अधिवेशन है। तो संसद का जो अधिवेशन होता है इसको जो है वो दो हिस्सों में बांट करके हम लोग अधिवेशन को समझते हैं। सबसे पहले जब स्टार्ट होती है, एक्चुअली संसद जो है वो 11 बजे शुरू होती है और 11 बजे से लेकर के लंच तक, है ना, यानी भोजन अवकाश तक, 11 बजे से लेकर के लंच तक का जो बैठक होता है उसको प्रथम सिटिंग कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, लंच के बाद, है ना, यानी लंच से लेकर जब तक अध्यक्ष जो है वो समापन का घोषणा न कर दें तब तक के जो बैठक होता है उसको हम लोग क्या द्वितीय बैठक बोलते हैं। तो संसद की अधिवेशन दो हिस्सों में बांट करके की जाती है, प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक। प्रथम बैठक कब से कब तक, 11 बजे सुबह से लेकर लंच रेसेस तक, है ना। और लंच के बाद से लेकर के अध्यक्ष के समापन के घोषणा तक का जो बैठक है उसको हम लोग द्वितीय बैठक कहते हैं, समझ रहे हैं। यह जो कामकाज है ये कई हिस्सों में बांट करके जो है किया जाता है। उसी कामकाज को हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसकी जो पहली कामकाज है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। पहला जो है वो है प्रश्न काल, ठीक है, प्रश्नकाल, ठीक है। यह जो प्रश्नकाल होता है, जो क्वेश्चन आवर होता है, वो एक्चुअली 11 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे तक होता है। मतलब 1 घंटे का जो ये काल है ये प्रश्नकाल होता है। तो संसद जैसे ही स्टार्ट होती है तो इसका पहला घंटा का जो समय होता है उसको हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल करके अंदर में एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर में मंत्रियों से पूछे गए सवाल, है ना, मंत्रियों से पूछे गए सवाल का मंत्री लोग जो है वो क्या करते हैं, जवाब देते हैं, ठीक है। तो मंत्रियों से जो सवाल पूछा जा चुका है उसका ये जवाब देते हैं। तो 1 घंटा जो ये प्रश्न काल है, सुनने में आपको लग रहा होगा क्वेश्चन आवर, मतलब इस समय प्रश्न पूछा जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस समय पूछे गए प्रश्नों को मंत्रियों के द्वारा क्या किया जाता है, उत्तर दिया जाता है, डिफाइंड किया जाता है और अपने जिम्मेदारियों को मंत्रियों के द्वारा पूरा किया जाता है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर में जो जिम्मेदारियां दी गई है मंत्रियों को, तो मंत्री जो है उस जिम्मेदारी के प्रति उत्तरदायी हैं, है ना। तो जो भी सवाल होगा उनसे उसका उत्तर तो उनको देना पड़ेगा। तो जो पहला आर होता है जिसको आप प्रश्नकाल बोलते हैं, यह समय मंत्रियों का उत्तर देने का समय होता है, समझ रहे हैं। और जो प्रश्न पूछे गए हुए होते हैं, ये प्रश्न जनरली जो है वो 4 तरह का होता है। पहला जो प्रश्न है उसको हम लोग बोलते हैं तारांकित प्रश्न, तारांकित। दूसरा जो है वो क्या है, अतारांकित, ठीक है, अतारांकित प्रश्न। तीसरा क्या है, अल्प सूचना से पूछे गए प्रश्न, है ना, अल्प सूचना से क्या पूछे गए प्रश्न, ठीक है। और तीसरा है क्या, एमपी से पूछे गए प्रश्न, एमपी से पूछे गए प्रश्न। इसका मतलब क्या है सो देखिएगा, ये 4 तरह के जो है वो जनरली प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तारांकित प्रश्न किसको कहते हैं, तो वैसा मौखिक रूप में दिया जाए, समझ रहे हैं। यानी प्रश्न जो है वो ओरली पूछा गया, बोल करके पूछा गया, और उसका उत्तर भी जो है वो मंत्री कैसे देते हो बताओ, मौखिक उत्तर देते हो, है ना। यानी प्रश्न भी बोल करके पूछा गया और उसका उत्तर जो है वो मंत्री क्या करेंगे, बोल करके स्पष्ट करेंगे। तो यह जो होता है वो तारांकित प्रश्न होता है। इसके अंदर में क्या होता है कि इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अनुमति होता है। पूरक प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि जैसे मान लिया जाए कि किसी मंत्री से तारांकित प्रश्न पूछा गया, तारांकित प्रश्न समझ रहे हैं, उसका उत्तर मंत्री को बोल करके देना है, मौखिक रूप से देना है।
और जब ये उत्तर दें तो उसी में से कोई प्रश्न और अगर पूछने का मन हो, है ना, कि बोलते बोलते कई बार ऐसा होता है कि बीच में से भी कोई प्रश्न उठता है, तो इसमें पूरक प्रश्न पूछने का भी क्या होता है, उत्तर होता है, यानी प्रश्नों से संबंधित कोई दूसरा प्रश्न भी आप इसमें पूछ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहा जाता है, समझ गए। दूसरा प्रश्न जो है वो क्या है, अतारांकित प्रश्न है। अतारांकित प्रश्नों में क्या होता है, खास करके जो मंत्री होते हैं वो प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में देते हैं, समझ रहे हैं। ये प्रश्न जो का उत्तर जो होता है वो लिखित रूप में दिया जाता है, और ऑब्वियसली जब उत्तर लिखित रूप में दिया गया है तो वो उत्तर को सदस्यों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए यहां पर क्या होता है कि पूरक प्रश्न पूछने का अनुमति नहीं होता है। तो खास इन दोनों में एक बात याद रखिएगा कि तारांकित प्रश्नों में उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, जबकि अतारांकित प्रश्नों में उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। और दोनों में खास फर्क ये है कि एक में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है और दूसरी में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, समझ रहे। तीसरा, अगर कोई प्रश्न इस तरह का हो, विशेष महत्व का प्रश्न हो, तो वह प्रश्न जो है वो 15 दिन का, है ना, अवधि देकर के प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर आज आपको प्रश्न पूछना हो तो उसका उत्तर जो है वो 15 दिनों तक मंत्री दे सकते हैं, समझ रहे हैं। तो जब अल्प सूचना से पूछे गए प्रश्न का अर्थ है कि 15 दिन का अवधि देकर, 15 दिन का क्या अवधि देकर प्रश्न पूछना, ठीक है। यानी कि 15 दिन का अवधि देकर के और प्रश्न पूछने की जो ये तीसरे तरह का प्रश्न है उसको कहा जाता है अल्प। अगला जो है वो है आपका क्या, एमपी से पूछे गए प्रश्न। एमपी से पूछे गए प्रश्न किसको कहते हैं, एमपी समझते हैं ना। एक्चुअली क्या है कि देखो 543 मेंबर का हम लोग लोकसभा में चुनाव करते हैं, जिसमें से कुछ लोग क्या हो जाते हैं बताइए, मंत्री बन जाते हैं, और जो मंत्री नहीं बन पाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सांसद, है ना। इनको हम लोग क्या कहते हैं, सांसद, मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो कुछ प्रश्न एक्चुअली क्या है कि जितने भी मंत्रालय हैं वो मंत्रालय किसको अलॉट किया गया है, मंत्रियों को। तो जनरली जब मंत्री को सारा पावर दिया गया तो ऑब्वियसली सवाल किससे होगी, मंत्रियों से होगी। तो ये ऊपर का जो ये 3 प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न एक्चुअली मंत्रियों से पूछे जाती है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसा भी होता है जो मंत्री नहीं बन सके, बेशक से वो सांसद रह गए, इनसे भी तो सवाल होगा। लेकिन इनसे सवाल तब पूछा जाता है जब किसी कार्य में ये भी सम्मिलित हो, या विधेयक बनाने में इनका अहम रोल रहा हो, या संकल्प पारित करने में या पेश करने में इनका रोल रहा हो। तो जब कोई सांसद संकल्प में या विधेयक में या किसी भी कार्य में, इंपॉर्टेंट कार्य में पार्लियामेंट के, ये अगर उसमें शामिल हों, शामिल करने का मतलब उसमें ये अहम भूमिका निभा रहे हों, तो इनसे भी प्रश्न जो है पूछना बनता है। तो जब सांसदों से प्रश्न पूछा जाता है तो इसको एक चौथे प्रकार का जो प्रश्न होता है, इसको एमपी से पूछे गए प्रश्न, समझ रहे हैं। तो ये एक्चुअली 4 तरह के प्रश्नों का उत्तर इस समय जो है वो मंत्री लोग और एमपी लोग देते हैं। इसलिए इस 1 घंटे के आर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं, समझ गए। अगला है दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है शून्यकाल। तो जरा सा दूसरा हिस्सा को समझा जाए कि शून्यकाल क्या होता है, देखिएगा। दूसरा जो है वो है शून्यकाल, ठीक है, 0R, है ना, शून्यकाल। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि जो शून्यकाल है इसकी चर्चा जो है वो संसदीय विधि में या संसदीय क्या नियम में नहीं किया गया है, या संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। संसद को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो संसदीय नियम है। उस नियम के अंदर में कहीं पर भी शून्यकाल का चर्चा नहीं हुआ है। नहीं होने के वजह से ये क्या है, अनौपचारिक है। अनौपचारिक मतलब ये इनफॉर्मल है, समझ रहे हैं, अनौपचारिक है, ठीक है। यानी इसमें औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है, अनौपचारिक है। अनौपचारिक होने का मतलब ये है कि शून्यकाल के अंदर में बिना सूचना के, है ना, मतलब बिना सूचना दिए प्रश्न पूछा जा सकता है ना। बिना मतलब सूचना बिना दिए प्रश्न जो है यहां पर सदस्य लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था प्रश्नकाल, उसके अंदर में मंत्री तो उत्तर देते हैं। शून्यकाल के अंदर में जो कई लोग ऐसे होते हैं, मेंबर या पक्ष का हो विपक्ष का हो कोई भी हो,
अगर उनको प्रश्न पूछना होता है, अगर वो शून्य आर में प्रश्न पूछते हैं, और दरअसल ये होता क्या है, 12 बजे जैसा ही प्रश्नकाल खत्म होता है तो वैसे ही ये 12 बजे से शुरू हो जाता है शून्यकाल। तो ठीक प्रश्नकाल के बाद का जो समय है वो शून्यकाल होता है। शून्यकाल एक अनौपचारिक है, इसलिए यहाँ पर बिना सूचना दिए यहाँ पर सवाल जो है क्या किया जाता है, पुटअप किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। एक्चुअली क्या है कि इसकी कहीं पर संसदीय नियम में चर्चा नहीं थी, ये जो है इसकी शुरुआत जो है 1962 से हुआ और विशेष महत्व का बनता चला गया। अनौपचारिक है, इसका मतलब जो मन में सवाल है वो सवाल पूछ लें, तो ये विशेष महत्व का बनता चला गया। यही है आपका क्या चीज, शून्यकाल। ठीक है, अगला जो है आपका तीसरा वो है आधे घंटे का चर्चा। आधे घंटा का क्या चर्चा। एक्चुअली क्या है कि इसका जरा सा ध्यान से समझिएगा, आधे घंटे का चर्चा का यहां पर अर्थ क्या है कि जो जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मतलब दिया जा चुका है, समझ रहे हैं, जिस प्रश्न का उत्तर दिया क्या जा चुका है, ठीक है, और उसी प्रश्न के बाद उसी में से फिर क्या हो, कोई ऐसे विशेष महत्व का प्रश्न निकल करके आता हो जो लोक महत्व का हो, यानी कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो वो, समझ रहे हैं, पब्लिक सिग्निफिकेंट हो वो चीज, मतलब पब्लिक के लिए एक जरूरी सवाल निकल करके आता हो उन उत्तरों में से जो उत्तर ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है, समझ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, तो उस उत्तर में से कई सारा सवाल निकल करके आ जाता है। तो जिन प्रश्नों का उत्तर मंत्री के द्वारा या सांसद के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर में दिया जा चुका, अगर उसी उत्तर के अंदर से अगर कोई प्रश्न उठ करके आता हो विशेष महत्व का हो, समझ रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि इसके लिए लोकसभा में, समझ रहे हैं, लोकसभा में अल्टरनेट समझते हैं, मतलब मंडे और एक दिन छोड़ दीजिए, मंडे वेडनेसडे फिर एक दिन छोड़िए और फिर क्या फ्राइडे, सप्ताह में ये 3 दिन जो है, 3 दिन ये जो है वो लोकसभा में समय फिक्स किया जाता है। और इसका जनरली समय जो होता है वो 5 बजे शाम से लेकर के लगभग 5:30 बजे शाम तक होता है, समझ रहे हैं। यानी ये आधा घंटा का जो ये समय होता है उसमें जो पीछे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है उसी में से निकला हुआ प्रश्न के ऊपर चर्चा होता है, इसीलिए आधा घंटा का समय दिया जाता है, इसीलिए इसको आधे घंटे का चर्चा कहा जाता है। रही बात राज्यसभा का, तो राज्यसभा के अंदर में इसके लिए दिन फिक्स नहीं है, समझ रहे हैं, बल्कि इसके लिए क्या होता है, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं, वो दिन निर्धारित करते हैं कि कौन सा दिन हम लोग आधे घंटे का चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं। तो आधे घंटे का जो चर्चा है वो लोकसभा में फिक्स होता है मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, जबकि राज्यसभा के अंदर में यह समय की जो दिन होगा वो दिन फिक्स करेंगे राज्यसभा के सभापति। इसी को आधे घंटे का चर्चा कहा जाता है, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो अपना है अल्पकालीन चर्चा। ये देखिए क्या होता है चौथा नंबर जो है कामकाज में वो है अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा, देखिएगा अल्पकालीन चर्चा क्या होता है सो समझिए। जैसे मान लिया जाए कि 543 मेंबर अपने लोकसभा के अंदर हैं, उसमें से किसी सदस्य को ऐसा महसूस होता है कि कोई एक ऐसा विषय नया उत्पन्न हो चुका है जो विषय लोक महत्व का है। लोक महत्व समझ रहे हैं, मतलब कि जनता के महत्व का वो प्रश्न है। तो ये चाहते हैं कि इस प्रश्न पर जल्दी से जल्दी चर्चा हो, नहीं, और जो डेली का डेली जो दैनिक काम चलता है ये तो चलते ही रहता है, इसको रोक करके पहले इस पर चर्चा होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इस पर चर्चा होना चाहिए अगर उनको ऐसा महसूस होता है और वो विषय लोक महत्व का है, तो ये क्या करते हैं, ये सदस्य किसको करेंगे, महासचिव को सूचना करते हैं। महासचिव को सूचना देंगे कि हमारे विचार में एक ऐसा विषय है और ये विषय लोक महत्व का है और ये अविलंबनीय है। अविलंबनीय कहने का मतलब कि ये ऐसा विषय है जिस पर देर नहीं किया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसा ये सूचना महासचिव को देते हैं। महासचिव जो है वो सूचना किसको देते हैं, पीठासीन को। पीठासीन कहने का भाव क्या है कि अगर बात लोकसभा में है तो लोकसभा का पीठासीन लोकसभा के अध्यक्ष है, और अगर राज्यसभा के सदस्य को ऐसा फील होता है तो राज्यसभा का पीठासीन सभापति है, समझ रहे हैं। तो उन महासचिव जो है वो पीठासीन को देगा
और फिर पीठासीन को ऐसा संतुष्टि हो जाता है, संतुष्टि समझते हैं, यानी इस बात से वो क्या सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वाकई में लगता है लोक महत्व का विषय अविलंबनीय है, इस पर तुरंत चर्चा होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, कार्य मंत्रणा समिति, कार्य क्या मंत्रणा है ना, कार्य मंत्रणा समिति है ना के सिफारिश पर जो समय निर्धारित किया जाता है ना, जल्द से जल्द समय का निर्धारण इन्हीं के सिफारिश पर किया जाता है, कार्य मंत्रणा के समिति पर, और फिर उस विषय के ऊपर जो है वो गहरी चर्चा होती है। इसी को कहा जाता है अल्पकालीन चर्चा। समझ रहे हैं? अल्पकालीन चर्चा के बाद की अगर हम लोग बातचीत करें तो अल्पकालीन चर्चा के बाद अब हम लोग समझेंगे प्रस्ताव को, है ना। तो पार्लियामेंट के अंदर में अब हम लोग प्रस्ताव के ऊपर बातचीत करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं ये समझाऊं कि प्रस्ताव होता क्या है। जनरली क्या होता है कि अपने पार्लियामेंट के अंदर में जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य प्रस्ताव पेश करके ही किया जाता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लो कि गया से उठ करके और आपको मान लो कि पटना तक का एक सड़क का निर्माण करना हो, तो गया से पटना के बीच में जो ये सड़क का निर्माण करने की बात कर रहे हैं, या कानपुर से दिल्ली के बीच में जो सड़क निर्माण करने की बात कर रहे हैं, तो ये सड़क निर्माण तभी होगी जब उसके लिए पैसा अलॉट होगा। तो यह काम जो होगा उस काम को करने के लिए पहले पार्लियामेंट में इस बात को रखना होगा कि यहां हम सड़क बनाना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर में जो हम बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे कि यह काम होना चाहिए, तो यह पक्ष क्या कहलाएगा, प्रस्ताव कहलाएगा। तो पार्लियामेंट के अंदर में जो भी कार्य होता है वो प्रस्ताव के माध्यम से ही होता है। प्रस्ताव पेश करने के बाद, और यह प्रस्ताव कौन पेश कर सकते हैं, तो यह प्रस्ताव जो है वो मंत्री भी पेश कर सकते हैं और सांसद भी पेश कर सकता है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों में से कोई भी पेश कर सकता है। फिर पार्लियामेंट सहमति या असहमति वोट के माध्यम से दिखा देगी। अगर ज्यादा लोग सहमत हो गए इसका मतलब वो प्रस्ताव पास हो गया, और अगर ज्यादा लोग सहमत नहीं हुए तो इसका मतलब वो प्रस्ताव फेल हो गया। तो प्रस्ताव का पास होना और फेल होना यह पार्लियामेंट के सहमति पर डिपेंड करेगा। लेकिन प्रस्ताव पेश करने के लिए वहां के सदस्य सभी स्वतंत्र हैं। तो संसद की जो भी कार्य होती है वो प्रस्ताव के माध्यम से ही होता है। तो इसमें देखिएगा, प्रस्तावों के प्रकार में देखें, सबसे पहला प्रस्ताव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव। यह है आपका विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है ये समझा जाए, ठीक। देखिए एक्चुअली क्या है कि आपने ये देखा है, जरा सा इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 545 मेंबर आपका लोकसभा के अंदर में हैं, समझ रहे हैं, 545 मेंबर। 545 मेंबर का अगर हम क्या करें, हाफ कर दें, आधा कर दें, तो 545 का आधा कितना निकल करके आ जाएगा, 272.5। तो मानव की संख्या जो है 0.5 में तो होगा नहीं, तो आधा से थोड़ा ज्यादा, तो आधा से ज्यादा कितना हो जाएगा, 273 नहीं, और बचे कितने, 272। समझ रहे हैं? तो जिस पार्टी के पास में आधा से ज्यादा सीट है लोकसभा के अंदर, सरकार उसी की है। जैसे वर्तमान में देखो कि कांग्रेस के भी लोग कहां हैं, अभी आज के डेट में लोकसभा में पहुंचे हुए हैं, सपा के लोग भी लोकसभा में पहुंचे हुए हैं, जेडीयू के लोग भी लोकसभा में पहुंचे हुए हैं, और बीजेपी के लोग भी लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। सभी पार्टियों के कुछ ना कुछ लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सरकार किसकी है, बीजेपी की। बीजेपी की सरकार क्यों है, क्योंकि बीजेपी के पास में बहुमत प्राप्त है। बहुमत कहने का मतलब 50% से ज्यादा सीट वो पार्टी ला चुकी है। तो जिसके पास बहुमत होगा सरकार उसी का होगा। और याद रखिएगा, ये सरकार तभी तक रहेगा जब तक उसको कंटिन्यूटी में ये बहुमत प्राप्त होगा। जिस दिन ये कम हो गया, आधा से कम हो गया, है ना, उसी दिन मान लिया जाएगा कि ये सरकार अब नहीं है। तो ये चीज संख्या बना रहना ही क्या है, विश्वास है। समझ रहे हैं? इसका मतलब सरकार को हमेशा ये विश्वास दिखाना पड़ता है लोकसभा के प्रति, या लोकसभा को हमेशा विश्वास दिखाना पड़ता है किसके प्रति, सरकार के प्रति। विश्वास कहने का मतलब इतनी संख्या उनके पक्ष में रहना चाहिए। अगर इतनी संख्या उनके पास है तो सरकार जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और नहीं तो नहीं रहेगी। तो अब जरा सा समझिएगा विश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है। विश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि लोकसभा के अंदर, है ना, लोकसभा के अंदर हमेशा, है ना, सत्ता दल को, सत्ता दल मतलब जो पार्टी अभी सरकार में है ना, लोकसभा के अंदर सत्ता दल को हमेशा अपना बहुमत 50% प्लस मिनिमम कितना 1, आधा से कम एक ज्यादा सीट होना ही चाहिए।
और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि समय समय पर वो अपना बहुमत को सिद्ध करता रहे। तो जब सरकार ऐसा प्रस्ताव पेश करे ये दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुमत है, और अगर वो प्रस्ताव पास हो गया, इसका मतलब कि ये साबित भी हो गया कि उनके पास क्या है, बहुमत है, तो इसको क्या कहा जाएगा, विश्वास प्रस्ताव। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर अभी तक लोकसभा की विश्वास बनी हुई है, लोग हमारे पक्ष में हैं, इसलिए अभी हम और सरकार चलाएंगे। समझ रहे हैं? तो विश्वास प्रस्ताव जनरली कौन पेश करता है, तो विश्वास प्रस्ताव पेश करता है सत्ता दल, और ये दिखाता है कि हमारे पास जो है वो बहुमत है। समझ रहे हैं? दूसरा जो है प्रस्ताव वो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास क्या प्रस्ताव है ना, मतलब कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है, एक जनरली पहला चीज समझिएगा कि ये जो है वो सत्ता पक्ष हमेशा क्या करती है, पेश करती है ना, क्योंकि अपना विश्वास तो सत्ता पक्ष ही दिखाएगी कि देखो भाई विश्वास बना हुआ है, और विश्वास को तोड़ने का काम कौन करेगी, विपक्ष। तो एक्चुअली क्या है कि विपक्ष दल जो है वही हमेशा क्या करती है, बोलो, तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि विपक्ष दल जो है वो ये साबित करना चाहती है कि जो सत्ता दल है ना, सत्ता क्या दल है, इनके पास बहुमत जो है वो 50% प्लस 1 से क्या हो गया है, बताइए, कम हो गया है। और कम हो गया है इसका मतलब क्या कि ये जो है अब सरकार से हटें। मतलब कि ये दिखाने का प्रयास किया जाता है इस प्रस्ताव के माध्यम से कि जो अभी सरकार में वर्तमान में जो पार्टी है उनको लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है, और अगर विपक्ष ने इस चीज को पेश कर दिया नहीं, और अगर ये पास हो गया, समझ रहे हैं, अगर ये पारित हो गया तो सरकार जो है क्या हो जाती है, गिर जाती है। यानी सरकार जो है वो नहीं रहेगी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और अगर भी जो अविश्वास प्रस्ताव है वो अगर मान लो कि फेल हो गया, असफल हो गया, तो सरकार जो है वो बनी रहेगी, सरकार फेल नहीं होगी। समझ रहे? तो विपक्षी हमेशा सरकार को फेल करने का प्रयास करती है ताकि उनकी पार्टी सरकार से हट जाए और दूसरे पार्टी को मौका मिले। तो इस सरकार को गिराने के लिए, है ना, यह दिखाना पड़ता है कि इनके पास 50% से ज्यादा बहुमत नहीं है, बल्कि उससे कम बहुमत है, और अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। और एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो है ये संसद का संसदीय नियम, समझ रहे हैं, संसदीय क्या नियम 198 में इसकी चर्चा है, किसकी, अविश्वास प्रस्ताव का। संसदीय नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा यह है कि जब सरकार, तभी तक सरकार में रहेगी जब तक उनके पास बहुमत है। समझ रहे हैं? तो निरंतर क्या होता है, इसी नियम के तहत जो विपक्षी लोग हैं वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं। लेकिन रही बात विश्वास प्रस्ताव का, तो विश्वास प्रस्ताव का न तो कोई संसदीय नियम में चर्चा है, इसकी चर्चा न तो संसदीय नियम में है और न इसकी चर्चा कहीं संविधान में है। बस इतना कहा गया है आर्टिकल 75 के अंदर में कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और वो तभी तक सत्ता में है जब तक, बताइए, उनके पास क्या है, बहुमत है। तो ये 75 के अंतर्गत जो है ये दोनों चीजें आती है, लेकिन इसकी चर्चा संसदीय नियम 198 में भी की गई है। समझ रहे हैं? मजेदार बात यह है कि ये दोनों का दोनों प्रस्ताव जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। समझ रहे हैं? इसकी जो पेशीकरण है वो राज्यसभा में नहीं होता, क्योंकि सरकार हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति सरकार उत्तरदायी क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र के अंदर में सरकार वही बनती है जिसको जनता चुनती है, और जनता की जो सदन है वो लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है। इसीलिए सरकार सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सरकार को अपना विश्वास लोकसभा में ही क्या करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, या विपक्षी अगर अविश्वास को साबित करना चाहते हैं तो वो भी लोकसभा में ही साबित करना पड़ता है। यही है आपका विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। समझ गए? अगला जरा सा समझिएगा, वो है निंदा प्रस्ताव। समझ रहे हैं? निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव क्या है ये देखा जाए। ठीक है, तीसरा निंदा प्रस्ताव, तीसरा जो है वो है अपना निंदा प्रस्ताव। देखिए निंदा प्रस्ताव क्या होता है ये जरा समझा जाए। जैसे मान लिया जाए कि कोई मंत्री, चाहे तो कोई एक मंत्री या पूरी मंत्री परिषद ही मान लीजिए, समझ रहे, या मंत्रियों का 2-4 मंत्रियों का समूह मान लीजिए, ठीक है,
चाहे तो कोई एक मंत्री या मंत्रियों का समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए कोई भी कार्य या उनके द्वारा बनाया गया कोई भी नीति के प्रति अगर ये असंतुष्ट हो, असंतुष्ट कौन होंगे? जनरली विपक्षी। तो ऑब्वियसली ये भी पेश कौन करेंगे? विपक्षी ही करेंगे। कौन? निंदा प्रस्ताव। तो जब विपक्षी क्या होता है? किसी मंत्री के द्वारा या मंत्रियों के समूह के द्वारा या मंत्री परिषद के द्वारा बनाए गए नीति या उनके द्वारा किए गए कार्य के प्रति अगर क्या होते हैं? असंतुष्ट होते हैं, तो वो उस मंत्री का निंदा करने के लिए, उस मंत्री में कमी निकालने के लिए, है ना, लोकसभा के अंदर में विपक्ष इस प्रस्ताव को क्या करते हैं? पेश करते हैं। समझ रहे? तो निंदा प्रस्ताव का मतलब हुआ मंत्री के द्वारा किए गए कार्य का निंदा करना। हां, अगर ये निंदा प्रस्ताव अगर पास भी हो गया तो सरकार नहीं गिरेगी, सरकार बची रहेगी, लेकिन इसके पास हो जाने से ये जरूर कंसेप्ट निकल के आता है कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है वो विश्वास प्रस्ताव पेश करके पारित करके दिखाए कि उसके पास अभी भी जो है वो क्या है? बहुमत है। तो निंदा पास होने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा लोग मंत्री से क्या है? असंतुष्ट हैं। और अगर मंत्रियों से वो असंतुष्ट हैं तो ऑब्वियसली यह मान करके चला जाएगा कि लगता है इनके पास बहुमत नहीं है। तो सरकार में बने रहने के लिए सरकार को तुरंत विश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ता है। बस इस कार्य से लोग असंतुष्ट हैं, हमारे संपूर्ण कार्य से असंतुष्ट नहीं है। तो निंदा प्रस्ताव पास होने से सरकार गिरती नहीं है, बल्कि सरकार पर एक दबाव आ जाता है कि वो विश्वास प्रस्ताव जल्दी से क्या करे? पेश करे। अगला देखिएगा, अगला जो चौथा नंबर का है और वो कौन सा प्रस्ताव है? सो देखिएगा, ये प्रस्ताव है अपना विशेषाधिकार प्रस्ताव। समझ रहे हैं? ये क्या है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। समझ रहे हैं? आप एक चीज जानते हैं कि जितने भी मंत्री लोग होते हैं उन सभी मंत्रियों को कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। स्पेशल काम करने वाले सभी को विशेष अधिकार मिलता है। जैसे मान लो कि क्लास के अंदर में आप लोग भी बैठे हो और मैं भी हूं, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है? मेरे पास। कि अगर जैसे मान लो कि आपने हल्ला करना शुरू किया तो मैं क्या कहूंगा? बाहर जाओ। तो हमारे पास, लेकिन अगर मान लो कि बीच में मैं कोई बात कर रहा हूं और आपको नहीं भी पसंद है तो आप सुनो, आप नहीं कह सकते कि आप बाहर जाओ। तो विशेषाधिकार मेरे पास है। जो व्यवस्था को चलाता है उसके पास कुछ प्रिविलेज होना ही चाहिए, कुछ विशेषाधिकार होना ही चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ रहे हैं? उसी तरीके से जब कोई मंत्री, है ना, जब कोई मंत्री या कोई भी क्या सांसद, है ना, अगर, क्योंकि मंत्री और सांसद को क्या होता है? आम जनता से ज्यादा पावर होता है, इनके पास विशेषाधिकार होता है, और ये अपना विशेषाधिकार को क्या करते हो? बताइए, मिसयूज करते हो। समझ रहे हैं? मिसयूज का भाव क्या है? तो चाहे तो ये कोई फैक्ट को छुपाए हो, मान लो कोई ऐसा फैक्ट है जो पार्लियामेंट के पटल पर रखना बड़ा जरूरी था, लेकिन इन्होंने उस फैक्ट को छुपा लिया या गलत फैक्ट बता दिया, है ना, यानी कि कोई गलत सूचना जो है वो पार्लियामेंट को दे दिया। समझ रहे हैं? तो चाहे तो वो कोई सच्चाई को छुपा लिए हो या गलत सूचना दे करके, और अगर क्या किए हो? बताइए, पार्लियामेंट को मिसगाइड किए हो, गलत डायरेक्शन दे दिए हो, तो ऐसे लोगों के प्रति क्या आता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया जाता है और यह बताने का प्रयास किया जाता है कि यहां पर विशेषाधिकार का क्या हुआ है? बताइए, गलत इस्तेमाल हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये होता है आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, अगला है और वो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अगला क्या है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। लेकिन कोई एक ऐसा विषय आ जाए जो लोक महत्व का हो। समझ रहे हैं? लोक महत्व का कोई विषय हो। ठीक है, और यहां तक याद रखिएगा कि तीनों जो है ना, ये तीनों ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद जो है निंदा विशेषाधिकार प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब है कि कोई विषय जो है वो लोक महत्व का है और साथ में ये अविलंबनीय है। समझ रहे हैं? अविलंबनीय कहने का मतलब कि इसमें देर नहीं किया जा सकता, बड़ा इंपॉर्टेंट कोई विषय है।
समझ रहे हैं? तो उस विषय के ऊपर ध्यान ले जाने के लिए, ताकि जो है वो सरकार क्या करे, जो दैनिक कार्य कर रही है, दैनिक कार्य समझते हैं, डेली का डेली जो वो कार्य करती है, वो दैनिक कार्य की तरफ से ध्यान हट करके और वो इस मुद्दे पर आए और इस मुद्दे पर जल्द से जल्द क्या करें, चर्चा करें और चर्चा करके इसका निपटारा करें। समझ रहे हैं? तो जब किसी विशेष मुद्दे पे ध्यान को आकर्षित करवाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पक्ष या विपक्ष कोई भी पेश कर सकता है। समझ रहे हैं? पक्ष या विपक्ष कोई भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि सर जिसके नजर में वो मुद्दा आएगा वही ये पेश करेगा और सरकार का ध्यान वहां ले जाएगा। तो ये क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अगला जो अपना प्रस्ताव है वो है क्या, स्थगन प्रस्ताव। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्या है, स्थगन प्रस्ताव। ठीक, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, तो देखिएगा, स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि जैसे ही कोई मान लिया जाए कि विशेष महत्व का कोई अगर विषय आ गया है ना, जो लोक महत्व का हो, विशेष महत्व का अगर कोई प्रश्न आ गया, तो जो दैनिक कार्य चल रहा था, समझ रहे हैं, दैनिक कार्य जो चल रहा था, इस कार्य को क्या करना पड़ेगा, इस कार्य को रोकना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब उधर ध्यान ले जाना विशेष महत्व पर, और स्थगन प्रस्ताव का मतलब है दैनिक कार्य को रोकने के लिए प्रस्ताव पेश करना। स्थगन प्रस्ताव ला करके दैनिक कार्यों को रोक करके और जो विशेष महत्व का मुद्दा है उस पर काम किया जाए। तो स्थगन प्रस्ताव का मतलब है दैनिक कार्यों को रोकना, लेकिन इसके लिए कम से कम 50 सदस्य का क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। जब आप क्या करेंगे, स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे, तो कम से कम 50 लोगों के इस प्रस्ताव पर सहमति होनी चाहिए, तभी पेश होगा। ठीक यही चीज किसमें, अविश्वास प्रस्ताव में भी है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 लोगों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। अगला आपका है वो है धन्यवाद प्रस्ताव, है ना। अगला क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। जब जब नई लोकसभा की चुनाव होती है, समझ रहे हैं, जानते हैं आप, हर एक 5 साल पर क्या होता है, लोकसभा की चुनाव होती है। तो जब जब नई लोकसभा की गठन होगी तो उसकी पहली बैठक, और फिर क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का पहली बैठक। ठीक, जिस वक्त भी नया लोकसभा का गठन होगा वो वाला बैठक, और फिर हर साल पहली बैठक, है ना, को संयुक्त रूप से जो संबोधन करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो संयुक्त रूप से एक संबोधन करते हैं राष्ट्रपति, उसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो क्या है, संयुक्त बैठक जब जब होती है, और संयुक्त बैठक कब होती है, लोकसभा के पहली बैठक पर और वर्ष के प्रत्येक पहली बैठक पर। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा बैठाते हैं, उसको संयुक्त बैठक कहा जाता है, संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है, और यह संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इस बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण क्या है, तो मंत्रिपरिषद क्या करती है कि भविष्य वाला जो समय आ रहा है अगले साल के लिए, उसके लिए पूरा अपना नीति, है ना, और कार्य का उल्लेख करती है। तो मंत्रिपरिषद जो आगामी वर्षों के लिए नीति और कार्य निर्धारित करती है, वो मंत्रिपरिषद एक स्पीच तैयार करके राष्ट्रपति को देते हैं, और वही वाला राष्ट्रपति बोलते हैं, उसी को अभिभाषण कहा जाता है। तो जब राष्ट्रपति की अभिभाषण हो जाती है, तो उस अभिभाषण के ऊपर जो चर्चा होता है, उस चर्चा का ही अर्थ क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव। यानी धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद दे दिया कि आपकी भाषण बहुत अच्छी रही, इसके लिए हम थैंकफुल हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर क्या होता है, एक गहरी चर्चा होती है। ठीक है, अगला है आपका समापन प्रस्ताव। ठीक है, वो देखिए क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, समापन प्रस्ताव। ठीक, समापन क्या प्रस्ताव। देखिएगा समापन प्रस्ताव क्या होता है, इसको भी जरा ध्यान से समझा जाए। समापन प्रस्ताव का मतलब है कि कोई भी विषय पर मान लीजिए कि चर्चा चल रही है, और वो चाहे तो चर्चा पूरी हो गई हो, या चर्चा अभी मान लो कि बीच में ही चल रही हो। तो चर्चा पूरी होने पे या चर्चा को बीच में ही रोकने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, यानी रोकना मतलब क्या, समाप्त करने के लिए, है ना, वो क्या है, समापन प्रस्ताव है। समापन प्रस्ताव
संसद के अंदर में पेश की गई वह प्रस्ताव है जो चल रही चर्चा को बीच में रोकने के लिए क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, और रोक करके तुरंत यहाँ क्या किया जाता है, मतदान कराया जाता है। तो जब भी किसी चर्चा पर मतदान कराना हो कि वो पास हुआ कि फेल हुआ, तो पहले उस चर्चा को रोकना पड़ेगा। तो चर्चा को रोकने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, नेक्स्ट जरा सा देखिएगा, ये वाला अनियत क्या दिन वाले प्रस्ताव। अनियत दिन वाले प्रस्ताव का मतलब क्या है? सो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई एक ऐसा विषय हो, है ना, जिस विषय को, है ना, पीठासीन अधिकारी, ठीक है, पीठासीन अधिकारी ने स्वीकार कर लिया हो कि ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, करवाएंगे। मान लिया जाए कि कोई लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर में कोई ऐसा विषय हो जिस विषय के ऊपर चर्चा करवाने के लिए पीठासीन ने उसको स्वीकार कर लिया हो, लेकिन इसके लिए दिन या तिथि का निर्धारण नहीं हुआ हो। ठीक है, किस दिन इस पर चर्चा होगा ऐसा निर्धारण नहीं हुआ हो, तो उसको निर्धारण करने के लिए, समझ रहे हैं, जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वो कहलाता है अनियत दिन वाले क्या प्रस्ताव। समझ। अगला है, ठीक, अगला देखिएगा क्या है, अगला है औचित्य प्रश्न। क्या? औचित्य प्रश्न। औचित्य प्रश्न क्या होता है? सो देखिएगा, जब संसद अपने नियमों के अनुरूप नहीं चल रही हो, पार्लियामेंट को चलाने के लिए कुछ नियम निर्धारित की गई है जिसको हम संसदीय नियम कहते हैं, तो जब पार्लियामेंट अब संसदीय नियमों के अनुसार नहीं चल रहा हो, अपने मार्ग से भटक रहा हो, तो उसको नियम के अनुरूप कार्य करने के लिए या सरकार को ध्यान दिलाने के लिए कि आप संसदीय नियम से भटक रहे हैं नहीं, या विपक्षी को भी ये ध्यान दिलाने के लिए कि आप संसदीय नियम से के पैजामे से बाहर जा रहे हैं, तो उनको क्या ये याद दिलाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, ये क्या होता है? ये होता है औचित्य प्रश्न। समझ रहे हैं? अब क्या है नेक्स्ट? रूल 377, जिसको आप नियम 377 कहेंगे। इसका मतलब है कि वैसे प्रश्नों को यहां पर उठाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है जिस प्रश्न को किसी और प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया गया। समझ रहे हैं? किसी और प्रस्ताव के माध्यम से क्या नहीं उठाया गया, वैसे प्रश्न जो किसी और प्रस्ताव जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उसके माध्यम से नहीं उठाया गया हो, तो उस प्रश्न को लोकसभा के अंदर जो उठाया जाता है वो रूल 377 के तहत उठाया जाता है। समझ रहे हैं? जनरली इसका जो संबंध होता है वो होता है निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला। समझ रहे हैं? निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न उठाना हो तो वह क्या रूल 377 के तहत इसको हम लोग क्या करते हैं? उठाते हैं। समझ रहे हैं? और अगर यही चीज क्या राज्यसभा में उठाना हो तो राज्यसभा में उठाने के लिए चीज यही रहेगा, इसको क्या कहा जाता है? विशेष उल्लेख। ठीक है, विशेष उल्लेख। समझ रहे हैं? तो विशेष उल्लेख के तहत किस पे उठाया जाता है बताइए? विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में, और रूल 377 के तहत लोकसभा में उठाया जाता है। कैसा प्रश्न? जिस प्रश्न को किसी और प्रस्ताव के जरिए नहीं उठाया जा सकता, बल्कि उसके लिए ये चीज फिक्स की गई है। लेकिन इसका संबंध जनरली किससे होता है? निर्वाचन क्षेत्र से होता है। समझिएगा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लें। ठीक, देखिएगा, संसद में क्या प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली क्या भाषा, यानी संसद के अंदर में कौन से भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको समझना है हम लोगों को। तो एक्चुअली क्या है कि इसकी चर्चा जो है वो आर्टिकल 120 में आई है। ठीक है, आर्टिकल 120 के अंदर में इस बात का उल्लेख है कि अपनी जो पार्लियामेंट है उसकी जो कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में होगी। यानी कि 120 जो है वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ही उल्लेख करता है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के अंदर में दूसरा कोई भाषा यूज नहीं किया जा सकता। 120 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी का ही उल्लेख है। समझ गए? लेकिन आर्टिकल 120 का जो 2 है उसमें यह लिखा गया है कि संविधान लागू होने के ठीक 15 वर्ष बाद
समझ रहे हैं? ठीक 15 वर्ष बाद मतलब संविधान अपना लागू हुई है 1950 में, 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1965। तो इसमें उल्लेख 120 के अंदर में ये है, 120 के 2 में, कि 15 साल बाद संविधान लागू होने के तिथि से 15 साल बाद संसद कोई विधि बनाकर, है ना, अंग्रेजी भाषा का लोप कर देगी। समझ रहे हैं? ये इसका अर्थ क्या है कि फिर अपने यहां संसद में सिर्फ और सिर्फ कार्यवाही किससे होगी? बताइए, हिंदी से होगी। ठीक है, तो इस बात का चर्चा 120 के 2 में था कि अगर संसद कोई विधि नहीं बनाती है या बना करके लोप कर देती है, लेकिन इसमें जो उल्लेख है क्या है कि अगर कोई विधि नहीं बनाती है या इसके ऊपर कोई बात नहीं करती है, तो 1965 में अपने आप अंग्रेजी जो है वो लोप हो जाएगा और संसद का कार्रवाई हिंदी से होने लगेगा। समझ रहे हैं? लेकिन 1963 में जैसे ही इसका समय आने लगा, 1963 में बंगाल और तमिलनाडु, समझ रहे हैं, बंगाल और तमिलनाडु, ये 2 स्टेट ऐसे हुए जो संसद का घोर निंदा करना शुरू कर दिए। इनका ऐसा मानना था कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है उसके साथ ये क्या है? अन्याय है। साउथ वालों का कहना था कि हम हिंदी नहीं जानते और अगर हिंदी से ही सारा कार्रवाई होगा तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया। तो इस दोनों स्टेट में जो है वो कुछ आंदोलन होने शुरू हो गए, इसलिए भारत सरकार ने 1963 में ही क्या कर दिया? राजकीय भाषा संबंधी नियम बना दिया, राजकीय भाषा संबंधी नियम बना दिया, और यह जो हिंदी और अंग्रेजी था उसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने का मतलब क्या कि अभी जो फिलहाल है वो हिंदी और इंग्लिश से ही चलेगी, वर्तमान में स्थिति ये है। इसके साथ साथ इस नियम में, राजकीय भाषा नियम में यह भी तय कर दिया गया कि अगर कोई सदस्य क्षेत्रीय भाषा में भी अगर अपनी बात करना चाहती हो, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, है ना, अगर कोई दूसरी भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा में अगर अपनी बात कहना चाहती हो, तो इसके लिए पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। नहीं, पूर्व नोटिस देकर के वो दूसरे भाषा में भी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूर्व सूचना देना पड़ेगा ताकि ट्रांसलेटर को नियुक्त कर लिया जाए। नहीं, और ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट करें ताकि बाकी लोगों को भी इनकी बात समझ में आए। तो वर्तमान स्थिति अपने यहाँ क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी जो है वो भाषा कंटिन्यू है, पार्लियामेंट का काम हिंदी और इंग्लिश में होगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति या कोई मेंबर वहाँ का दूसरे भाषा में अगर अपना बात कहना चाहता हो तो उसके लिए पूर्व नोटिस देना पड़ेगा।